एलपीजी का हम लोगों ने क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना है कि इकोनॉमी के ऊपर एलपीजी के क्या असर पड़े। तो अब हम लोग कुछ मेरिट्स पढ़ेंगे और कुछ डिमेरिट्स पढ़ेंगे, फायदे क्या क्या हुए और नुकसान क्या क्या हुए। ठीक है, तो गुड इफेक्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। गुड इफेक्ट में सबसे पहला वाइब्रेंट इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी हैज डेफिनेटली बिकम अ मोर वाइब्रेंट इकोनॉमी ओवरऑल द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एट द ट्रेंड ऑफ द जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, जीडीपी के आने की वजह से क्या हुआ, सॉरी जीडीपी बोल रहा हूँ, एलपीजी के आने की वजह से क्या हुआ कि जीडीपी में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हुआ था, तेजी से ग्रोथ हुआ था, जो कि 5.6% जो थी, जो कि 80 to 90 के बीच में था, मतलब सन 80 से लेकर के 91 के बीच, मतलब प्री वो कह सकते हो एलपीजी। ठीक है, जो रिफॉर्म्स आए थे उससे पहले जो है कितना था, 5.6 था, और जो बढ़ करके वो हो गया था आपका 8.2% हो गया था 1991 के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है स्टिमुलेट टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। LPG policy have worked as a great stimulant to industrial production in the Indian economy. It is the owing these policies to that IT industry in India has achieved a global recognition. इन्होंने बहुत तेजी से ग्रोथ किया था प्रोडक्शन के मामले में भी। ठीक है, और आईटी इंडस्ट्री जो है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पूरे वर्ल्ड में जो है वो फैल गई थी इंडिया की। ठीक है जी, चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। हमारे देश के अंदर फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इस पॉलिसी के आने से पहले जब पॉलिसी आई तो फिस्कल डेफिसिट में भी बहुत ज़्यादा रोकथाम हुई, बहुत जो है रिकवरी करी हमने, जो कि 8.5% था पहले। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट उसको कम कर दिया, कितना हो गया था, 3.5% जो है फिस्कल डेफिसिट हो गया था। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज। जब जीडीपी आया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा, एक्सपोर्ट करने से हमारे पास बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज आया, जो कि बहुत पहले दिक्कत थी फॉरेन एक्सचेंज की। अब जो है फॉरेन एक्सचेंज भी हमारे पास अच्छा खासा रिजर्व तैयार हो गया था। ठीक है जी, दे रखा है यहाँ पे, वाइल द 1991 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाज 6 बिलियन, जबकि 18-19 में आते आते कितना हो गया था, ये 413 बिलियन हो गया था। ठीक है जी, कितना, 6 बिलियन से बढ़ करके 413 बिलियन हो गया था। ठीक है, दिस रोज टू 579.346 बिलियन। ठीक है, जो कि 2021 में जाकर के ये लगभग 580 बिलियन के आसपास जो है वो पहुंच गया था। ठीक है जी, नेक्स्ट है चेक ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन महंगाई, ओइंग टू अ ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज बीन लोअर्ड। तो इससे जो है रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी जो है वो बहुत कम हो गया। इन ईयर 2011-12 और 13-14 इन्फ्लेशन वाज इन द रेंज ऑफ 6 to 9% पर एनम। हमारे देश का इन्फ्लेशन रेट जो था वो 6 से लेकर के 9% के बीच में रहता था, जबकि 21-22 आते आते इसका जो रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया 4.1 से 4.4% हो गया था। 6 से 9 था, घट करके कितना हो गया, 4 से 4.4 तक हो गया था। It may be noted that high inflation leads to a raise in the interest rate, implying that interest cost of investment according to the growth rate is hurdle. ठीक है, इन्फ्लेशन का बढ़ना जो होता है वो किसी भी देश की इकोनॉमी के होता है ग्रोथ को जो है रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंज्यूमर सोवर्जिनिटी। कंज्यूमर को जो है प्राथमिकता दी जाने लगी। कंज्यूमर जिस तरीके की गुड्स मांग रहा है, कंज्यूमर के पास बहुत सारी चॉइसेस आ गई, प्राइवेटाइजेशन की वजह से नई नई कॉम्पिटिटर कंपनियां आ गई। ठीक है, और उससे क्या हुआ कि कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन से कंज्यूमर को फायदा हुआ, कंज्यूमर को सस्ती वस्तु मिली। ठीक है, जेन्युइन प्राइस पे मिली। ठीक है, तो जो है और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मिली। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या है और ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉरेन कंट्रीज को जो है हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का अलाउ कर दिया गया। ठीक है, कुछ केसेस में तो 100% कर दिया गया, कुछ केसेस में 51% तक अलाउ कर दिया गया। और उससे क्या हुआ कि द डोमेस्टिक इकोनॉमी वाज नॉट गेटिंग इनफ ऑफ सरप्लस फॉर द री इन्वेस्टमेंट। हमारे पास उससे पहले क्या था कि री इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतना कैपिटल नहीं होता था पहले। ठीक है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी वाज गेटिंग ऑब्सोलेट, और जो टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले से थी वो और ज़्यादा पुरानी होती जा रही थी। ठीक है, तो वक्त के साथ नई टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, और वो कैसे मिली हम लोगों को, एलपीजी की सहायता से। हम लोगों ने विदेशों से जो है नई टेक्नोलॉजी, नया इन्वेस्टमेंट लेकर के आए। It is significant that the note that the private foreign investment is often accompanied the innovative techniques of production. प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि हमारे देश के अंदर ग्लोबलाइजेशन के तहत बाहर से नई नई जो टेक्नोलॉजी जो है हमारे देश में आई, और प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट कंपनियों ने उसका इस्तेमाल किया। रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। हमारे देश को वर्ल्ड में एक
बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का नाम मिला, कि बहुत तेजी से विकसित विकास होने वाली अर्थव्यवस्था जो थी उसके रूप में उभर करके आया इंडिया। ठीक है जी। It is owing to the LPG policies and the consequent rise in the overall level of the economic activity, the India is now being recognized as an emerging economic power in the world. ठीक है, एक इकोनॉमिक शक्ति के, ठीक है, आर्थिक शक्ति, बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के नाम रूप में जो है उभर करके आ रहा है इंडिया आज के टाइम में। This recognition not only the rises the Indian economic ranking in the world but also the boost the confidence of the global investor in the Indian economy. इससे क्या हो रहा है कि सिर्फ आपकी कंपनी का नाम नहीं बढ़ रहा है, बाहर के जो इन्वेस्टर है, अदर कंट्री के जो इन्वेस्टर है, वो भी आपके देश में कॉन्फिडेंसली पैसा लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है ना, उनको भी लग रहा है कि भाई ये तो बड़ी कंपनी है, बड़ी इकोनॉमी है, यहाँ पे पैसा लगाएंगे तो डूबेगा नहीं। ठीक है। A shift from monopoly market to the competitive market, जो कि पहले एलपीजी से पहले मोनोपोली मार्केट होती थी, गवर्नमेंट जैसे मन करता था वैसे प्रोडक्शन करती थी, जिस तरीके के प्राइस चार्ज करने होते, प्राइस तो खैर कम ही चार्ज करती थी, पर कंपटीशन था नहीं तो क्वालिटी भी कोई ज़्यादा खास मिलती नहीं थी। ठीक है, तो एक मोनोपोली बना रखी थी गवर्नमेंट की। जब प्राइवेटाइजेशन आया तो उससे क्या हुआ कि नए नए कॉम्पिटिटर हो गए। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10-10 कंपनियां बना रही हैं, तो उससे क्या है, आपस में कॉम्पिटिशन होगा। जब कॉम्पिटिशन होगा तो अलग अलग चीजें जो है अच्छी क्वालिटी की चीजें बनने लगेंगी और जेन्युइन प्राइस में मिलने लग जाएंगी। ठीक है, तो मोनोपोली मार्केट को कन्वर्ट करके किस में कर दिया गया, आपका कॉम्पिटिटिव मार्केट के में कन्वर्ट होने लग गया देश। ठीक है जी, ये हो गया हमारे गुड इफेक्ट। ठीक है, बैड इफेक्ट के बारे में देखते हैं। बैड इफेक्ट क्या है, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे बड़ा तो एग्रीकल्चर को ही जो है, एलपीजी के आने से जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। ठीक है, Post New Economic Policy 1991 growth of GDP has largely been driven by the secondary and tertiary sector of the economy. GDP बहुत तेजी से बढ़ा, पर GDP के बढ़ने में उसका कंट्रीब्यूशन रहा वो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का रहा। एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर का जो है कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहा। ठीक है, agriculture sector has suffered a serious neglect to its growth rate has slided to a miserable low 2 to 3% per annum. जो इंक्रीज रेट था, जहां बाकी अदर सेक्टर्स का जो बहुत ज्यादा इंक्रीज था, जबकि इसके अंदर सिर्फ 2 से 3% का इंक्रीमेंट हो रहा था खाली, जो जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में। Some important observation of the context of NEP and agriculture sector of the Indian economy are noted. Fall in the investment. सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट गिर गया, मतलब लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना कम कर दिया। आफ्टर द रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन, स्पेशली इन द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इरिगेशन, सिंचाई की सुविधा, ठीक है, पावर, बिजली के लिए, और रोड, रिसर्च, एक्सटेंशन सर्विसेज एंड मार्केट इन लिंकेज, इनके लिए जो है इन्वेस्टमेंट जो किया जाना था वो जो है बहुत लोगों ने ये काम करना बंद कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर जो है बहुत ही डेवलप होने लगा, लोग उधर की तरफ रुख करने लगे, उधर की तरफ मूव करने लगे। ठीक है ना, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो नेग्लेक्ट किया जाने लग गया। Infrastructure investment played a crucial role in the nurturing the green revolution under the NEP. This investment almost driven up the leave the agriculture sector in such a state of lurch. मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन को अगर सपोर्ट करना है तो उसके लिए जरूरी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए पानी की सुविधा बहुत ज़्यादा चाहिए होती थी, बिजली की सुविधा बहुत अच्छी चाहिए होती थी, ठीक है, अच्छी मशीनें चाहिए होती थी, ठीक है, अच्छा खाद चाहिए होता था, और ये सारे के सारे में इन्वेस्टमेंट होने लगा कम। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कम होगा तो ये सेक्टर्स कमजोर पड़ने लगे, और इससे जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट भी जो है वो कम होने लग गया। ठीक है, विड्रॉल ऑफ द सब्सिडीज को विड्रॉल कर लिया गया। पार्शियल विड्रॉल ऑफ द फर्टिलाइजर सब्सिडी हैज लेड इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट। जो पहले जो है सब्सिडी दी जाती थी एग्रीकल्चर के इनपुट्स के ऊपर, जैसे बीज के ऊपर दे दिया गया या फिर खाद के ऊपर दिया गया, वो सब्सिडी विड्रॉल कर लिया गया, आधे विड्रॉल मतलब कम कर दिया गया सब्सिडी को। ठीक है, इससे क्या है कि खेती करने का जो कॉस्ट जो है वो बढ़ गया। इट हैज एडवर्सली हिट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द स्मॉल एग्रीकल्चर मार्जिनल फार्मर। इससे क्या हुआ कि छोटे मोटे किसानों ने खेती करना ही बंद कर दिया, क्योंकि उनके लिए कॉस्ट महंगी बढ़ने लग गई, और महंगी कॉस्ट के साथ वो जो है खेती नहीं कर सकते थे। कट इन द इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर जो है कट होने लग गया। इन द वेक ऑफ द ट्रेड रिलेटेड रिफॉर्म्स इंपोर्ट ड्यूटी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैज बीन रिड्यूस्ड एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हैव बीन द इंपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैव बीन लिफ्टेड। कॉन्सिक्वेंटली द इंडियन फार्मर्स हैव बीन एक्सपोज्ड टू अनसस्टेनेबल ग्लोबल कंपटीशन। जो विदेशों से सामान आता था, ऐसी चीजें जो एग्रीकल्चर सेक्टर से बनती हैं, ठीक है, डायरेक्टली बनती हैं, वो चीजों का अगर जो इंपोर्ट होता था, इंपोर्ट के ऊपर से वो तो कोटा तो हटा दिया कि चाहे जितना मन करे उतना इंपोर्ट कर लो।
प्लस में टैरिफ भी कम कर दिए गए, टैक्सेस भी कम कर दिए गए, तो बाहर से इंपोर्ट ज्यादा होने लग गया। जब इंपोर्ट ज्यादा होने लग गया तो देश के अंदर जो फार्मर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बना रहे थे उनको उससे कंपटीशन बहुत तगड़ा मिलने लग गया, ठीक है, और वो सर्वाइव करना मुश्किल हो गया उनके लिए, ठीक है। तो हमारे देश का जो प्रोडक्ट था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वो जो है जल्दी बिक नहीं पाता था, ठीक है। शिफ्ट इन द क्रॉपिंग पैटर्न, economic reforms have also been led to shift in the cropping pattern. The farmers are increasingly shifting to cash crop to in place of the subsistence crop. Commercialization of goods and promote the competitive, but it is bad as to express the subsistence farmer to uncertainties of the market. हुआ क्या कि मार्केट में लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो है कमर्शियल फार्मिंग से दोबारा से सब्सटेंस फार्मिंग पे आ गए। ये कॉस्ट बढ़ चुकी थी, वो सिर्फ अब उतना ही खर्चा उठा पा रहे थे जितने में वो अपना जो है खाने के लिए अनाज निकाल पाए खेतों से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैड इफेक्ट एग्रीकल्चर का। दूसरा पॉइंट है हमारा स्लो डाउन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बहुत तेजी से गिरे। क्यों गिरे? क्योंकि आपने ग्लोबलाइजेशन कर दिया, बाहर की कंट्रीज से नई नई कंपनियां आने लग गई, यहाँ कंपनी आएंगी अपना प्रोडक्ट लाएंगी तो अपने देश का प्रोडक्ट तो जल्दी बिकेगा नहीं, क्योंकि वो कंपनी बाहर से आ रही है, बहुत डेवलप है, तो इसका मतलब क्या, उसके प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के होंगे, ठीक है ना। As India has removed its quantitative and qualitative barriers on import, there has been a cheaper import and the industrial product which have replaced the demand of the domestic goods. बाहर से जब चीजें आने लग गई तो वो सस्ती होती थी और अच्छी क्वालिटी की होती थी, इस वजह से हमारे देश के जो गुड्स होते थे उसकी डिमांड जो है वो घट गई और इससे जो है हमारे देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो खराब होने लग गया, ठीक है जी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज द इन्फ्लक्स ऑफ द फॉरेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। जब ग्लोबलाइजेशन आया तो बहुत बड़े लेवल पर टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया गया और टेक्नोलॉजी तो लेबर का दुश्मन होती है। भाई आपने टेक्नोलॉजी बढ़ा दी, सारी के सारी काम मशीनों से करवाने लग जाओगे तो क्या होगा, लेबर बेरोजगार हो जाएंगे, तो बहुत बड़े लेवल पे जो है बेरोजगारी बढ़ने लग गई, ठीक है जी। डिसइन्वेस्टमेंट, NEP has encouraged the disinvestment by the government. It is good so far that it is used as a tool to load off the loss-making asset. But when the asset when used as a tool manage the fiscal deficit, disinvestment highlight the inefficiency of the government as the manager of the government. It is the observe the quick fix solution of the problem of fiscal deficit. The assets of PSUs are often undervalued, causing the substantial loss to the exchequer. डिसइन्वेस्टमेंट में क्या है कि इसमें जो है गवर्नमेंट ने देखा कि बाहर से कंपनियां आई रही हैं, ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन करना ही है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, तो वो प्राइवेटाइजेशन के अंदर तो प्राइवेटाइजेशन किया जाने लगा। अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, भाई उनसे निकाल करके और उसे क्या कर दिया, बेच करके किसी और को जो है प्राइवेट कंपनियों को जो हो अपनी इंडस्ट्रीज को बेचना शुरू कर दिया। जितने भी इनके गवर्नमेंट के जो पार्ट थे, ठीक है, वो प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया और अपना पैसा निकाल लिया। हुआ क्या, सोशल वेलफेयर जो है वो कम होने लग गया। प्राइवेट इकोनॉमी जो प्राइवेट कंपनी जो भी आएगी वो तो अपना प्रोडक्शन करेगी, अपना चीजें करेंगी। गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया और प्राइवेट कंपनियों ने अपना इन्वेस्टमेंट कर लिया और उससे क्या हुआ कि लोग वो अपने मन चाहे तरीके से जो है प्रोडक्शन करते हैं, मन चाहे तरीके से जो है प्राइस चार्ज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिस्कल पॉलिसी। Owing to NEP, the fiscal policy of the government has been come under the severe stress. During the reform, the period of the government of India reduced tax rate and induced the more people to pay the tax and prevent tax evasion. But this is not yield and anticipated the result. Tax continues to be small and the tax revenue continue to be low. This is strip the public expenditure on the social welfare. देखो हुआ क्या, फिस्कल पॉलिसी जब लेकर के आया गया तो ये लोगों को प्रमोट किया गया, इस तरीके से नियम कानून बनाए गए ताकि लोग जो है टैक्स की चोरी ना करें और टैक्स भरें। बट हुआ इसका अपोजिट, टैक्स की चोरी और ज्यादा बढ़ने लग गई, ठीक है। टैक्स की चोरी और ज्यादा बढ़े, गवर्नमेंट की रेवेन्यू और ज्यादा कम हो गई और इससे जो है गवर्नमेंट जो है इवन अपने जो पब्लिक के ऊपर जो खर्चा किया जाना था वो खर्चा करने में भी कटौती करने लग गई क्योंकि उसके पास रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। द रिफॉर्म्स पीरियड ऑल्सो मार्क्ड एज अ रिडक्शन इन द टैरिफ रेट्स, कस्टम ड्यूटीज एंड कर्टलिंग। देखो जी, जब रिफॉर्म आया तो इन्होंने क्या किया, इंपोर्ट पे से टैक्सेस हटा दिए, एक्सपोर्ट पे टैक्सेस हटा दिए, कोटा हटा दिया, तो इनका टैक्स, तो भाई इनकी इनकम कैसे बनती है गवर्नमेंट की, टैक्सेस से ही तो बनती है और टैक्स इन्होंने डाउन कर दिए थे, समझ में आई बात। तो उससे क्या इनका जो है सरकारी खजाना भी जो है वो कम, जो अर्निंग जो है वो भी जो है कम होने लग गई। To increase the foreign investment, tax incentive have been given to the foreign investment, which further compound the problem of the low revenue income of the government. और बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि बाहर के लोग विदेशी इन्वेस्टर जो है हमारे देश में आकर के पैसा लगाएंगे, इसके लिए इन्होंने क्या किया कि उसमें से टैक्स कम कर दिया
कि भाई आप हमारे देश में पैसा लगाओ, आपसे हम टैक्स जो है कम चार्ज करेंगे। ठीक है, तो लोगों ने लगाना तो शुरू कर दिया, बट हुआ क्या, टैक्स कम चार्ज करने की वजह से क्या इनकी जो इनकम कम हो गई, गवर्नमेंट की इनकम जो है कम हो गई। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे जो है घाटा जो है गवर्नमेंट को होने लग गया। नेक्स्ट आपका लोब साइड ग्रोथ प्रोसेस। एलपीजी हैज एक्सेलरेटेड द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बट इट लोब साइड इट इज नॉट एन एक्सक्लूसिव ग्रोथ प्रोसेस, इट डज नॉट इंक्लूड ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इंस्टेड ऑफ द इंक्रीजिंग रैपिडली सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। लोब साइड ग्रोथ का मतलब कि एक तरफा ग्रोथ था, वो एक तरफा ग्रोथ। आपके सेक्टर इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी पीछे रह गया, टर्सरी सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ करने लग गया। ठीक है जी। इन फैक्ट इट इज जस्ट एन आईटी फोकस्ड, और ये अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट था वो सिर्फ आईटी सेक्टर के ऊपर ज्यादा था। आईटी सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो करने लग गया। ठीक है जी। ग्रोथ ऑफ प्रोसेस विद ग्रेजुअली ओवरशैडोइंग द प्रोसेस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्टेड द नेग्लेक्टिंग द फार्मर सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर और फार्मर सेक्टर दोनों को ही जो है वो नेग्लेक्ट कर दिया गया, और आईटी सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो अप करने लग गया। It is alarming to note that owing the liberalization of the globalization in the Indian farming is shifting to the production cash crop of the foreign market, causing the shortfall of the domestic supply of food grain। और इससे क्या हुआ कि हमारे देश के जो किसान थे उन्होंने ही अपना कैश क्रॉप से शिफ्ट करके सब्सटेंशियल फार्मिंग पे आ गए। इवन हमारे देश के अंदर जो अनाज भी कम पड़ने लगा, क्योंकि लोग प्रोडक्शन कम कर दिया गया था, किसानों ने प्रोडक्शन कम कर दिया और अपने देश के पास जो अनाज भी कम पड़ने लगे अपने पूरे देश को खिलाने के लिए। अर्बन सेंट्रलाइजेशन कंसंट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ग्रोथ प्रोसेस, जितनी भी ग्रोथ हो रही थी एलपीजी की वजह से वो पूरा का पूरा कंसंट्रेटेड हो गया था शहरों में। भाई कोई भी एमएनसी कंपनी आएगी तो वो गांव में जाकर के अपनी कंपनी क्यों खोलेगी? वहां ना रोड है, ना बिजली है, ना कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो ना स्किलफुल पीपल है, पढ़े लिखे लोग कम हो वहां पे। ठीक है, तो हर कोई आ रहा था, वो क्या कर रहा था, शहरों में ही जाकर के अपनी कंपनी खोल ले रहा था। तो ग्रोथ हो तो रहा था तेजी से, जीडीपी बढ़ तो रहा था, पर सिर्फ और सिर्फ अर्बनाइजेशन की वजह से अर्बन एरियाज में ज्यादा कंपनियां सेटअप हो रही थी। ठीक है ना। LPG policy have resulted in the concentration of the growth of the policies process of in urban areas. Think of any MNC, you will hardly find its terrace in the rural areas of the country. All MNCs, मुश्किल से कुछ ही कंपनियां ऐसी थी जो कि रूरल एरियाज में अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश करती थी। तो ज्यादातर क्या होता था कि अर्बन एरियाज में ही वो एस्टेब्लिश किए जाते थे। All MNC are focusing on the urban areas where they find the conducive infrastructure facility. They have further widened the rural urban गल्फ, और इसकी वजह से क्या है, रूरल एरिया और अर्बन एरिया के बीच में और ज्यादा डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। रूरल बहुत तेजी से पीछे रहते गए और अर्बन एरिया बहुत तेजी से ग्रो अप करने लग गए। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। India suffered a near 200 years of political colonialism during the British rule. Now while the MNC are expanding their economic control, while suffer a short economic colonialism. क्या हुआ कि बाहर के अभी इंडिया ने अभी 200 साल तक गुलाम रहा था, एक कंपनी ने ही गुलाम करके रखा हुआ था। सेम अब दोबारा से जो एमएनसी कंपनी यहाँ पे आने लग गई, तो एमएनसी जब कंपनी यहाँ पे टिकेंगी, आपको उसको रोक कर रखना है, तो रोक कर रखने के लिए वो अपनी मनमानी करने लगी कि भाई मेरी बात मानो, नहीं तो हम रुकेंगे नहीं, हम चले जाएंगे छोड़ के कंपनी आपको। समझ में आई बात? तो चले जाएंगे तो फिर ग्लोबलाइजेशन का फायदा क्या रहेगा? तो हमें उनको रोकने के लिए उनकी बातें माननी पड़ती थी। तो कई बार चीजें ऐसी हो जाती थी जो उनकी बातें मानने के लिए हम अपना नुकसान भी कर बैठते थे। ठीक है, तो एक तरीके से छोटा सा कॉलोनिज्म वही था, एक ब्रिटिश पूरे टाइप का ही थोड़ा सा बन गया एक तरीके का। ठीक है, इम्प्लाई द सिचुएशन वेयर द एमएनसी आर एक्सप्लोटिंग इंडियन मार्केट। उन्होंने क्या किया, इंडियन मार्केट को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। ठीक है, टू सेल their product and in the process domestic producer are marginalized owing their poor competitive strength। कैसे इंडियन मार्केट को उन्होंने खराब करना शुरू कर दिया? किस तरीके से? अपने प्रोडक्ट सस्ते में बेच करके। भाई सस्ते में इसलिए बेच पाते थे क्योंकि उनका बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, तो उनके प्रोडक्ट सस्ते होते थे और क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। तो क्या होता था, इंडियन जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो मार्जिनलाइज होने लग गए। ठीक है, उनका प्रोडक्ट बिकता नहीं था, वो जो है कॉम्पिटिशन में हार जाते थे बड़ी कंपनियों से। ठीक है जी। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमरिज्म बहुत तेजी से बढ़ने लगा। ठीक है, स्प्रेड ऑफ एमएनसी इन द कंट्री एज अ consequence of the LPG policy resulting in the large scale spread of consumerism. A variety of global brands in the market has introduced the masses to the become spendthrift going beyond their means. The Indian society is adapting itself the Western culture of the spending throughout the borrowing. उन्होंने इस तरीके का कल्चर तैयार कर दिया कि अगर आप उनके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो तो आप डिसेंट हो, और अगर यूज नहीं कर रहे हो तो आप डिसेंट नहीं हो। जैसे क्लोजअप टूथपेस्ट, जैसे बहुत सारे टूथपेस्ट आए, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप टूथपेस्ट कर रहे हो, हमारा यूज कर रहे हो, तो आप एक डिसेंट मैन हो। पर अगर कोई गांव का आदमी है और अगर वो दातून यूज कर रहा है या राख से अपने दांत साफ कर रहा है, दांत तो उसके भी साफ हो रहे हैं, ठीक है, बट नहीं, आप गंवार हो।
तो क्या इसे कहते हैं कंज्यूमरिज्म करके एक वो बना देना, सोसाइटी बना देना इस तरीके की कि लोग वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अपनाने लग जाते हैं। आपको पता है कि कुर्ता पजामा से ज्यादा डिफिकल्ट होता है जींस पैंट को पहनना, पर फिर भी लोग पहन रहे हैं। ठीक है, जींस कहाँ किसकी देन है? वेस्टर्न कल्चर की देन है। ठीक है, उन्होंने ये दिखा दिया, उन्होंने आपके मन में ये बिठा दिया कि अगर आप जींस पहनते हो तो आप डिसेंट लग रहे हो, और अगर आप कुर्ता पजामा पहनते हो तो आप डिसेंट नहीं लग रहे हो। और यही सोसाइटी की थिंकिंग हो चुकी है। ठीक है, और ये थिंकिंग की वजह से क्या है, उनका प्रोडक्ट तो बिक रहा है, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ऐसा कंज्यूमरिज्म फैला दिया। समझ में आई बात? ठीक है, this may expand the size of the market, the trader and the manufacturer, but certainly enhance the vulnerability of the household as a consumer। ठीक है, लोगों की वैल्यू खत्म हो गई। ठीक है, वो अपनी वैल्यूज को लोगों के ऊपर थोपना शुरू कर दिया उन लोगों ने। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया आपका बैड इफेक्ट और चैप्टर हमारा कंप्लीट।